हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ब्रजवासी केमिस्ट्री में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं यूपी टीजीटी, जो साइंस का पेपर है हमारे यहाँ पर, उसका जो केमिस्ट्री वाला भाग है उसको मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। तो इसी क्रम में आज हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है रासायनिक संयोग के नियम। अब ये रासायनिक संयोग के नियम कितने हैं, कैसे सवाल आते हैं? तो दोस्तों सवाल बड़ा आसान आता है, बस आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि जो परिभाषा है वो आपको ध्यान होनी चाहिए। दूसरा, किस व्यक्ति ने वो नियम बताया है, समझाया है, उससे ही आपका सवाल बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं पूरा कवर करके चलता हूँ। तो सबसे पहले है रासायनिक संयोग के नियम। कितने हैं हमारे पास? तो कुल मिला के हम यहाँ पे 7 नियम देखेंगे। कौन सा है? सबसे पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम, गुणित अनुपात का नियम है, स्थिर अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, गैलुसैक का स्थिर अनुपाती नियम, अवगैद्रो का नियम और मिश्रलिक का समाकृतिक नियम। तो कुल मिला के 7 नियम हैं, देखते हैं। तो सबसे पहला नियम जो लिखा हुआ है मैंने, वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो ये जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, इसके बारे में दोस्तों बताया था किसने? लेवासिए ने इसके बारे में समझाया था। तुम्हारे पेपर में आ गया कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने समझाया है। 4 ऑप्शन होंगे, तो आपको लेवासिए को टिक करना है। अगली बात यह है कि ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। तो दोस्तों मान लिया हमने कोई रासायनिक अभिक्रिया की, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो ये तीर के पीछे वाला भाग होता है इसको बोलते हैं अभिकारक। तीर के जो सामने वाला भाग होता है उसको हम बोलते हैं उत्पाद। तो कितना अभिकारक हुआ, अभिकारक हमने लिया और कितना उत्पाद बना, तो उसकी जो मात्रा होती है दोस्तों वो बराबर होती है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकार को कुल द्रव्यमान, जितना हमने द्रव्यमान उनका ले रखा है, और जितना उत्पाद हमारा बना है उसकी जो क्वांटिटी है वो बराबर होती है, उनकी मात्रा, उनका द्रव्यमान बराबर होता है। जैसे हमने लिया CH4 को ऑक्सीजन के साथ मिलाया, मतलब हमने मेथेन गैस को जला दिया, ये मेथेन होती है। इससे क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अब मैंने इस अभिक्रिया को किया है संतुलित। ध्यान रखना, ये नियम संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं पर लागू होता है। ऐसा नहीं है आपने रिएक्शन को संतुलित नहीं किया उसके बाद बनाओगे दिक्कत बनेगी। जैसे CH4 है, CH4 कितना होता है? 16। भाई 12 और 4 16। एक ऑक्सीजन सिंगल, अगर ऑक्सीजन परमाणु की बात करूं तो उसमें वजन होता है 16। अभी यहाँ पर है 4 ऑक्सीजन के परमाणु, तो 64 ग्राम बैठ जाएगा। CO2 के अंदर कुल मिला के होता है, कार्बन का 12 हो गया, 32, 44 हो गया हमारे पास। जल के एक अणु में होता है 18, 2 में हो जाएगा 36। तो जोड़ते हैं 16 और 64 हो गए 80, ऐसे ही 44 और 36 हो गए हमारे पास 80। तो ये तो रहा नियम। अब लेकिन एक प्रॉब्लम है दोस्तों। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इस नियम का अपवाद है। अब इसका अपवाद क्या है दोस्तों? तो इसका अपवाद होती है जो नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे आपने देखा होगा परमाणु बम फटता है तो उसमें भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, क्रियाकारक से बनता है उत्पाद, लेकिन वहां बहुत ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। अब ऊष्मा ऐसे अपने आप से तो उत्पन्न होती नहीं है, तो होता क्या है, वहां पर कुछ द्रव्यमान ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही हाइड्रोजन बम होता है, हाइड्रोजन बम में भी सेम होता है। तो पढ़ते हैं इसको कि ये जो नियम है नाभिकीय अभिक्रियाओं पर लागू नहीं होता है, क्योंकि नाभिकीय अभिक्रिया में द्रव्यमान बदल जाता है ऊष्मा के अंदर। उदाहरण है परमाणु बम, हाइड्रोजन बम। ठीक है दोस्तों, तो ये नियम था। सबसे जो मेन पॉइंट्स है लेवासिए और इसकी परिभाषा, और इसको आप ध्यान रखेंगे। अगर पूछ ले कि ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम काम नहीं करता है कहाँ पर, तो नाभिकीय अभिक्रिया में काम नहीं करता है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारा दूसरा नियम है वो है गुणित अनुपात का नियम। तो गुणित अनुपात का नियम सबसे पहले हम बताते हैं आपको। ये बताया है डाल्टन के द्वारा, इसने समझाया था डाल्टन ने इसको। नियम क्या है? थोड़ा सा देखने में पेचीदा लगता है लेकिन बहुत आसान है। पहले मैं एक बार नियम पढ़ता हूँ, फिर इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो नियम ये है, इस नियम के अनुसार यदि 2 तत्व आपस में रासायनिक संयोग करते हैं तो 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाएंगे। तो पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है, 2 तत्व कंबाइन होंगे, 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाएंगे। दूसरा पॉइंट है, तो एक तत्व का निश्चित जो मात्रा होती है वो दूसरे तत्व के साथ जो अभिक्रिया करेगी वो सदैव गुणित अनुपात में होगी। ये लाइन थोड़ी पेचीदा हो गई, अब इसको हम यहाँ पर एग्जाम्पल समझते हैं दोस्तों। तो पॉइंट ये है, जैसे मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले लिया। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से 2 कंपाउंड बन सकते हैं। पहला है जल H2O, दूसरा है हाइड्रोजन परऑक्साइड। H2O2 का नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब हम यहाँ पर देखते हैं जो ये नियम है, भाई मैंने जो जल लिया है, जल के अंदर 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो इसका भार हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन कितना होता है 16। ऐसे ही H2O2 लिया मैंने, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है क्योंकि एक हाइड्रोजन 1, तो 2 2,
एक ऑक्सीजन 16 होता है, 2 हो जाएंगे 32। अब यहां पर हमें क्या करना है, एक तत्व की निश्चित मात्रा का मतलब है एक को हमें स्थिर करना पड़ेगा। हाइड्रोजन को मैं स्थिर करता हूं। अब मजे की बात यह है, हाइड्रोजन यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, तो ये तो जुगा तो रहेगा। अब ऑक्सीजन 16 और 32। अब यहां पर जो स्थिर है उसके अलावा जो दूसरा तत्व मैंने लिया, ऑक्सीजन लिया, तो ऑक्सीजन का जो मैंने यहां पर भार ले रखा है, जो आया है यहाँ 16 है, यहाँ 32, जब इसको इससे भाग देंगे तो ये पूरा मल्टीपल हो, कटने वाला एक जरूर होगा। तो यहां पर मैंने 16 32 लिखा, तो 1 और 2, 1 अनुपात 2 आ गया दोस्तों। तो मतलब वो मल्टीपल होना चाहिए, तभी ये नियम फॉलो होता है। अगला मैंने लिया है जैसे सल्फर और ऑक्सीजन। अगर मैं सल्फर को ऑक्सीजन के साथ मिलाता हूं तो 2 चीज बनेंगी, एक तो बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड, एक बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड में मैं पहले वाले में देखता हूं, सल्फर 1 है, सल्फर का होता है कितना 32, तो ये 32 आ गया। ऑक्सीजन 2 है तो 16 दूनी 32, ये आ गया। अब यहाँ पर SO3 देखते हैं, SO3 में सल्फर 32, O3 कितना आता है 48। अब आप कहोगे सर आप ये कैसे बता रहे हो कि 32 है 48? भैया इनका परमाणु भार है, ये सल्फर का 32 होता है, एक ऑक्सीजन का 16 है, तो 3 का हो जाएगा 48। अब मेरे को स्थिर करना पड़ेगा, मैं सल्फर को स्थिर करता हूँ, क्योंकि सल्फर 32 है, 32 जुगा तो लिख देंगे हम लोग, यहाँ पर स्थिर करने की जरूरत ही क्या पड़ी हमको, लेकिन जरूरत पड़ती है दोस्तों। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 32 और 48, तो 32 48 आ गया। अब देखो ये भी मल्टीपल है, मैंने क्या किया 16 से काट दिया, 16 दूनी 32 और 16 तिया 48। तो इस प्रकार जब पेपर में सवाल आता है थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। हालांकि इसकी सिंपल परिभाषा ही सवाल आ जाएगा, तो आपको ध्यान ये रखना है, जैसे जल 2 चीज बनाता है, ऐसे ही जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन है तो बहुत सारे कंपाउंड बनाता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन, बहुत सारे, तो उसका ध्यान रखेंगे हम लोग दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं जो हमारा है नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 है हमारा स्थिर अनुपात का नियम। तो स्थिर अनुपात का नियम जो है ये हमें बताया था, प्राउस्ट के द्वारा समझाया गया था ये। इसके बाद ये नियम क्या है, सिंपल नियम है, समझते हैं। इस नियम में होता क्या है दोस्तों, मान लिया हमारे पास कोई भी हमने कंपाउंड ले लिया हमारा, वो किसी भी प्रकार से बना हो, जैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाए तो CO2 बन गया। ऐसे ही जब मैं कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करता हूं तो वहां से भी CO2 बनती है। अब यहां पर जो CO2 बनी है, इससे भी बनी और इससे भी बनी, इसका अगर मैं भार का अनुपात देखता हूं तो कार्बन 12 है, ऑक्सीजन 32, 16 दूनी 32, तो ये एक निश्चित अनुपात है। तो ध्यान रखना है कि इस नियम के अनुसार किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं का जो भार होता है, उनका अनुपात जो है वो स्थिर रहता है, चाहे यौगिक का स्रोत कुछ भी रहा हो। जल है, जल जो हमारे पास है, चाहे वो बर्फ से आया हो, चाहे मैंने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जलाया हो, तो जब भी जल बनेगा तो उसमें भी भार का अनुपात समान रहता है। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पर ये जो नियम है लागू नहीं होता है दोस्तों। कौन सा है, तो इसका अपवाद है नंबर 1, यह नियम समस्थानिकों पर लागू नहीं होता है। थोड़ा समस्थानिकों के बारे में बता देता हूँ। समस्थानिक वे होते हैं जिनका जो परमाणु क्रमांक है वो समान होता है, लेकिन परमाणु भार भिन्न होता है दोस्तों। जैसे आपने सुना होगा हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, 1H1, 1H2, 1H3। ऐसे ही कार्बन के हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो समस्थानिकों क्योंकि भार बदल जाता है समस्थानिकों में, तो वहां पर ये नियम काम नहीं करता है। जैसे मैंने लिया है CO2 जिसमें कार्बन 12 वाला है, तो अनुपात लेंगे तो 12 32 आ जाएगा। ऐसे ही हमने लिया है कार्बन 14, कार्बन 14 में कार्बन का 14 हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना रहेगा 32। तो देखिए ये अनुपात बदल गया ना, ये 12 अनुपात 32 है, 14 अनुपात 32। इसका मतलब ये है कि समस्थानिकों पर यह नियम काम नहीं करता है। एक यौगिक और है दोस्तों हमारे पास, वे कौन से हैं, अरस समीकरण मिति यौगिक। ये कौन से यौगिक होते हैं, अगर आपको कहीं पर भी, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ कंपाउंड लिखे हैं, जैसे टाइटेनियम ऑक्साइड है, यहाँ पर ये 1.5 है ऑक्सीजन, ठीक है। तो जब भी आपको ये पॉइंटों में दिखाई दे कहीं पर, तो ध्यान रखना में कौन से यौगिक होते हैं, अरस समीकरण मिति यौगिक, और उन पर स्थिर अनुपात का नियम जो है वो लागू नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि पेपर में कभी कभी एक्सेप्शनल केस डालता है और वो हमको फंसा देता है, तो हमको फंसना नहीं है। इतना पढ़ोगे तो इससे अगर सवाल आएगा इससे बाहर नहीं होगा वो, आप इसको इजीली टैकल कर सकते हो। दोस्तों अब हम यहाँ पर बात करते हैं जो हमारा नियम नंबर है 4, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। ध्यान से समझना है, क्योंकि इस नियम के अंदर फंस जाते हैं, समझ में नहीं आता क्या लिखा हुआ है, तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से आप समझेंगे। तो सबसे पहला ये है कि व्युत्क्रम अनुपात का नियम जो दिया था, इसको लॉ ऑफ रेसिप्रोकल बोलते हैं।
तो ये किसका है बच्चों, रिचर्ड ने इसको दिया था दोस्तों। तो इस नियम के कुछ पॉइंट्स है, इसको हम पढ़ता हूँ, फिर यहाँ पर एग्जाम्पल समझेंगे। मैन ये एग्जाम्पल है, ठीक है, क्योंकि परिभाषा तो बड़ी टिपिकल सी है। इस नियम के अनुसार यदि दो तत्व पृथक रूप से तीसरे तत्व के साथ क्रिया करते हैं, कोई दो तत्व ले लिए हमने, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन और सल्फर है, तीसरे तत्व के साथ क्रिया करते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, सल्फर भी करता है, जैसे हाइड्रोजन और सल्फर H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जल H2O, सल्फर ऑक्सीजन SO2, ठीक है, बनाती है सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसकी निश्चित मात्रा जिनमें ये अभिक्रिया करते हैं, जो तीसरा तत्व है उसकी निश्चित मात्रा जिसमें अभिक्रिया करते हैं, सदैव द्रव्यमानों के गुणित या सरल अनुपात में होता है जब ये आपस में क्रिया करते हैं। अब थोड़ा समझ नहीं आया तो एग्जाम्पल को ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने लिया, मैंने सल्फर और ऑक्सीजन ले लिया, सॉरी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन जल के अंदर मैं बात करूं, यहां पर ये क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं दोस्तों जल, इनसे बनता है दोनों कॉम्बिनेशन से H2O। तो यहां पर कितना आ गया अनुपात, 2:16। इसी प्रकार सल्फर ऑक्सीजन आपस में क्या बनाते हैं मिलकर, SO2। तो इनका अनुपात देखते हैं, तो सल्फर का 32, ऑक्सीजन 2 है तो ये भी 32। अब यहां पर मेन पॉइंट शुरू हो जाता है। अब हम लोग यहां पर क्या करते हैं, क्योंकि मेरे को फिक्स करना है मास, तो मैं क्या काम करता हूं, यहां पर मैं यहां पर ऑक्सीजन का मास फिक्स कर देता हूं। ऑक्सीजन स्थिर करने पर क्या होगा, क्योंकि यहां पर 2:16 है और यहां पर 32:32 है, तो मेरे को 16 को 32 बनाना है ऑक्सीजन को स्थिर करने के लिए। तो मैंने क्या काम किया भाई, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर दी, यहां भी कर दी, तो ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 और ये हो गया 16 दूनी 32। अब देखो यहां पर ये 32 था, ये 32 हो गया एक समान। अब यहां पर आप क्या काम करें, जो हाइड्रोजन था वो 4 हो गया था, सल्फर था 32, तो मैंने क्या किया 4:32। लेकिन अगर मैं सामान्य बात करूं, जैसे हाइड्रोजन और सल्फर, जैसे मैंने यहां पे बना हुआ है, इसको यहां से हटा देता हूं मैं, जो हाइड्रोजन और सल्फर होता है H2S बनाता है, उसका मास कितना होगा, ये 2 और ये 32, ठीक है, ये तो सामान्य है। तो इसमें क्या आ जाएगा मेरे पास, 1:16। यहां पर क्या अनुपात आया मेरा, हाइड्रोजन का और सल्फर का अनुपात 4:32, यानी कि 1/8 या 1:8 आ गया। अब मेरे को क्या काम करना है, जो हम बना के लेके आए अनुपात उसको ऊपर रखेंगे और जो सामान्य अनुपात होता है उसको नीचे रखेंगे, और ये आपस में मल्टीपल या कटने चाहिए। तो मैंने क्या किया, 1/8 डिवाइड 1/16, तो कितना हो गया 16/8, यानी कि 2:1। समझ आया, दोबारा देख लो एक बार से। हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन परिभाषा के अनुसार 3 है तत्व, तो हमने क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बनाया जल, सल्फर ऑक्सीजन के साथ बनाया SO2, और सल्फर और हाइड्रोजन के साथ बना है H2S। तो सबसे पहले मैंने क्या काम किया है, जो जल है उसके परमाणुओं का भारों का अनुपात लिया, तो 2:16, सल्फर ऑक्सीजन SO2 32:32। अब आप यहाँ सल्फर ऑक्सीजन को फिक्स कर दो, बराबर कर दो। कैसे करोगे भाई, यहाँ 16 था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 32 हो गया, यहाँ 32 है, 32 करना था हमको। तो अब यहाँ पर 2 दूनी 4, क्योंकि हाइड्रोजन अब 4 हो गए हैं, सल्फर कितने हैं 32 ही हैं जो तो उसका। अब इन दोनों का अनुपात लिया, कितना आया 1:8। ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं सामान्य H2S की बात करूं तो अनुपात कितना आता है 1:16। अब जब इसको भाग देना है, यही दिया हुआ है यहाँ पर कि सरल अनुपात में होता है, तो जब मैंने इस वाले को इससे भाग दिया तो आ गया 2:1। तो ये एक बहुत ही सिंपल रेशियो आ चुका है मेरे पास। तो काफ़ी अच्छा नियम है। यहाँ पर जो सवाल बनेंगे वो मैंने आपको बताए हैं, समझाए हैं। ये रिचर्ड ने दिया था, बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसके बारे में हमने यहाँ पे सीखने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, हमने यहाँ पर 2 नियम देखे हैं। पहला है गैलुसाक का स्थिर अनुपात का नियम, दूसरा है मिश्रलिक का समाकर्तिक नियम। तो इसके बाद एक नियम और बचता है, उसको खत्म करके फिर ये हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं गैलुसाक का स्थिर आयतन का नियम क्या होता है। स्थिर आयतन का नियम का मतलब ये है दोस्तों, मान लिया मैंने एक गैस को दूसरे गैस के साथ मिलाया और उसके बाद उससे कोई उत्पाद बना है, तो इनका जो आयतन होता है, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स है, इनका जो आयतन होता है वो एक निश्चित अनुपात में होता है। तो पढ़ते हैं एक बार। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप व दाब पर गैस सदैव आयतन के सरल अनुपात में विक्रिया करती है, सरल अनुपात में। ठीक है,
तथा उत्पाद गैस हो तो वह भी आयतन के सरल अनुपात में होता है। सरल का मतलब क्या है दोस्तों, जैसे यहाँ पर 2 है तो 2:1:2, यहाँ पर कोई भी कटने वाली चीज नहीं है। अगर ऐसे होता कि जैसे 4:2:4 तो ये कट सकते थे, ये होता 2:1:2, तो ये सरल अनुपात है दोस्तों। इसी प्रकार यहाँ पर मैंने आपको जो बताया है कि जैसे हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिली तो जल की वाटर वेपर्स बनी, तो इसके 2 आयतन, इसका 1 आयतन और इसके 2 आयतन, जो ये कोफिशिएंट होता है ना साथ में लगा हुआ, इसको हम आयतन के साथ देखते हैं। तो ये 2 आयतन, 1 और ये। इसी प्रकार जैसे मैंने लिया है हाइड्रोजन और क्लोरीन, 1 आयतन हाइड्रोजन 1 आयतन क्लोरीन के साथ क्रिया करके 2 आयतन HCl बनाता है। तो इनका अनुपात क्या होना चाहिए, स्थिर। किसने दिया था, गैलुसैक ने दिया था, याद रखेंगे इसको। और स्थिर और ताप और दाब की बात करते हैं तब होता है, अगर आप टेम्परेचर प्रेशर बदलोगे तो स्थिति बदल जाएगी। अगला पॉइंट है हमारा मिश्र लेख का समाकृतिक नियम, आइसोमॉर्फिज्म भी बोलते हैं समाकृतिक को। अब ये क्या होता है, आइसोमॉर्फिज्म मतलब, आइसो मतलब होता है समान, मॉर्फिज्म मतलब स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर क्या है, जैसे मेरे पास 2 क्रिस्टल हैं, अगर उनकी जो संरचना है वो समान है तो वे उनकी व्यवस्था भी समान होती है। जैसे यहाँ मैंने लिया फेरस सल्फेट और यहाँ पर लिया MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। अब देखो यहाँ पर क्या है, FeSO4.7H2O, MgSO4.7H2O, तो इनकी जो स्ट्रक्चर होगी दोस्तों वो सेम होगी इन दोनों की। इसी प्रकार यहाँ पे मैंने लिया है KCl.MgCl2.6H2O और NaCl MgCl2 6H2O, तो ये दोनों एक दूसरे क्या है, आइसोमॉर्फिक हैं, इनकी संरचना क्या है, समान है। पेपर में सवाल कैसे आ सकता है, कुछ इस प्रकार का सवाल आएगा, जैसे आपको दे दिया कि FeSO4.7H2O किसके साथ सम आकृतिक होगा, 4 ऑप्शन दे देगा, जैसे NaCl, KCl, K2SO4, MgSO4.7H2O, आपको किसको टिक करना है, MgSO4.7H2O। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में अगर सवाल आता है तो आप इजीली इसको अब कर पाओगे। अब दोस्तों हम यहाँ पर अपना लास्ट नियम देखते हैं, नियम है अवगैद्रो का नियम। तो अवगैद्रो का नियम हमें क्या बताता है दोस्तों, अवगैद्रो का नियम ये बताता है कि यदि हम लोग एक निश्चित तापमान या फिक्स तापमान ले लें और एक जो दाब है उसको फिक्स कर दें, यानी कि जैसे NTP पर ले लिया या फिर STP पर मैंने ले लिया, NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर और STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तापमान की थोड़ी बात करते हैं, STP पर 0 होता है और यहाँ पर 298 केल्विन होता है अपना, दाब 1 एटमॉस्फेरिक, वॉल्यूम 22.4 है, यहाँ भी 22.4 वॉल्यूम होती है, मतलब कि इतना आयतन होता है। तो अगर मैं ताप STP या NTP पर लेता हूँ तो क्या होता है कि गैस के जो अणुओं की संख्या होती है वो समान होती है, समान आयतन में अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, समान होती है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो 1 मोल जो गैस होती है वो कितना आयतन घेरेगी, तो घेरती है 22.4 लीटर। जैसे मैंने एक गैस हीलियम ले ली और एक गैस ले ली मैंने मैथेन। ध्यान क्या रखना है मेरे को कि तापमान और जो मेरा आयतन है, दाब है, वो समान होना चाहिए। तो समान यदि आयतन होगा तो और तापमान और प्रेशर समान होगा तो जो गैस के अणुओं की संख्या है, जैसे मैंने एक कंटेनर ले लिया यहाँ पर हीलियम का भरा हुआ, एक ले लिया मैंने हाइड्रोजन का भरा हुआ, इसका आयतन फिक्स है, इसकी वॉल्यूम V है, इसकी वॉल्यूम भी V है। यहाँ पर टेम्परेचर ले रखा है वो NTP ले रखा है मैंने और ये भी NTP पर ले रखा है। तो होगा क्या यहाँ पर दोस्तों, जितने अणुओं की संख्या यहाँ पर होगी इतने ही अणुओं की संख्या यहाँ पर होगी। हाइड्रोजन के तो, हीलियम के तो परमाणु ही होते हैं, हाइड्रोजन के अणु होते हैं। तो 1 मोल होता है 22.4 के बराबर, 22.4 लीटर के बराबर। अब देखते हैं यहाँ पर 1 मोल गैस का NTP पर आयतन कितना है, 22.4 लीटर होता है, जिसमें उपस्थित गैस के अणुओं की संख्या को अवगैद्रो संख्या बोलते हैं। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो इसको बोलते हैं अवगैद्रो संख्या, इसे Na से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैंने मोल कॉन्सेप्ट में बताया था आपको, Na बराबर क्या होता है 6.022 10⁻23, या तो अणु या परमाणु। दोबारा देख लो एक बार, अवगैद्रो का नियम क्या बताता है हमको, अवगैद्रो नियम बताता है कि NTP या फिर हमारा जो समान ताप और दाब पर गैस का जो निश्चित आयतन होता है उसमें अणुओं या परमाणुओं की संख्या समान होती है। कितनी होगी, 22.4 लीटर में 1 मोल गैस के अणु होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको यदि वीडियो अच्छी लगी है हमारी तो आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर अब कंटिन्यू वीडियोस डलेंगी जिससे कि हम UP TGT का जो सिलेबस है
मैं कोशिश करूँगा कि अप्रैल तक मैं इसको सारा फिनिश कर दूँ। इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस लगाएंगे। फिनिश करने का मतलब केमिस्ट्री वाले पार्ट से है, मैं केवल केमिस्ट्री पार्ट पढ़ाऊँगा इस पर। तो आप इसको देखिए यहाँ पर, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।